बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अदालतों में जब हम जाते हैं और क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जब हम देखते हैं और बाज़ हालात में जब केस के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है और दोनों तरफ के वकला अपने अपने दलाइल दे रहे होते हैं, तो एक बाहर बैठा हुआ शख्स, लॉ नोइंग शख्स जो है, या वकील कह लें, जो दूसरे वकील, वो ये समझ रहे होते हैं कि इस केस में मुल्ज़म को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं या हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, उनके पास एम्पल पावर्स होती हैं। वो भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ पर जो है वो स्टोरी को जो है ना वो किया गया है इस तरीके से मोल्ड किया गया है कि मुल्ज़म फंस जाए। इसके लिए ऑनरेबल जो अपेक्स कोर्ट्स हैं, ट्रायल के बाद जब केस उनके पास आते हैं, ख़ासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने फिर बड़े माइन्यूट अंदाज में केसेस को देखना होता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में डेफिनेटली एक शख्स की जान का बना होता है। और हमारा ये कल्चर भी सबके सामने है कि यहाँ पर जब कोई बंदा, किसी के साथ लड़ाई होती है, तो मुकाबले में फिर जब एफआईआर कटती है, मुखालिफ पार्टी कटवाती है, तो उसमें बहुत से लोगों को, बेगुनाहों को भी शामिल कर दिया जाता है। तो इसलिए क्रिमिनल जो केसेस हैं उनमें ये एक रवाज है कि एफआईआर जो है वो स्टीरियोटाइप बनाई जाए कि जनाब फलां ये वाक़या जब हुआ, मेरे साथ ये इसने मुझे मारा और मेरे साथ दो बंदे मुझे देख भी रहे थे, इसने ललकारा मारा, साथ उसकी ये मदद लोग कर रहे थे, 5 बंदे उसके इस तरफ थे। यानी कि इस तरह की स्टोरी बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाया जा सके और मुखालिफ पार्टी को अदालतों में चक्कर लगा के तंग किया जा सके। ये हमारे ख़ास तौर पर इस खित्ते का, सब कॉन्टिनेंट का, हमारे पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। हालांकि पाकिस्तान बनाने का मकसद तो यही था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होगा और यहाँ पर, लेकिन अंग्रेज़ का वही सीआरपीसी का कानून चल रहा है, पीपीसी वही चल रही है, सीपीसी वही चल रही है, जो 150-200 साल पुराने कवानीन है, वही यहाँ पर राइज है। तो इससे आम आदमी जो है ना वो अदालतों में, थाना कचहरी से बहुत डरता है कि इंसाफ लेने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए और वक्त भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो इसी से रेलिवेंट, मेरी गुफ्तगू से रेलिवेंट जो टॉपिक है, इसको हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में नरेट किया, जिसमें मर्डर रेफरेंस भी है, क्रिमिनल रिवीजन भी हैं, क्रिमिनल अपील भी हैं। और इस केस, इन इकट्ठे केसेस थे, मर्डर रेफरेंस, क्रिमिनल रिवीजन और क्रिमिनल अपील, और फिर एक क्रिमिनल अपील और थी 199788/2018। एक क्रिमिनल अपील थी, उसका नंबर था 211790/2018। और इसी तरह जो एक जो है क्रिमिनल रिवीजन जो थी, उसका जो नंबर था वो 211791/2018। और एक मर्डर रेफरेंस भी था 179/2018। ऑनरेबल जस्टिस साहबान, बहुत हमारी अदलिया का फ़ख्र, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब, इन्होंने इस केस को सुना। और इसमें जो इशू डिस्कस हुआ है दोस्तों, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और ख़ुद भी बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते इसको मैं समझता हूँ कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वेदर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डिजीज डज एब्सॉल्व द ऑफेंडर फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या अगर जिस बंदे को जो डिजीज़ मर गया है, वो मौके पर अगर फौत नहीं हुआ या हॉस्पिटल जाकर भी फ़ौरन फौत नहीं हुआ, बाद में फौत हुआ है, जो मकतूल है, टाइम सर्वाइवल कर गया है, तो क्या उसका मतलब ये है कि जो मुल्ज़म है, जो इसे इस जुर्म में मुलव्वस है, जिसने उसको मारा,
तो क्या उसके ऊपर फिर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी कि जनाब देखें ये तो बच गया था, ये बाद में मरा है? ये प्रोपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस जो गुफ्तगू है उसमें। दोस्तों, mere chances of survival could not reduce the liability of the accused, and death in the hospital after quite some time also could not be as such considered a mitigating circumstance. अगर जो मकतूल था उस वक्त सरवाइव कर गया और कुछ टाइम के बाद उसकी हॉस्पिटल में कुछ टाइम गुजरने के बाद डेथ हुई, तो उससे ये नहीं होगा, उसकी जो मुल्ज़म की सज़ा है उसमें तगफीफ नहीं हो जाएगी। अल्टीमेटली ये नहीं है कि वो जो उसने ज़र पहुंचाई ज़ाहिर उसी की वजह से मरा, उसी वजह से हॉस्पिटल में रहा, उससे उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी में कमी नहीं आ जाएगी। तो उसकी जो कन्विक्शन उसको होनी है उसमें ये नहीं होगा कि वो जो सर्कमस्टेंस है, जो हालात व वाक़यात हैं, वो उसकी सज़ा को तखफीफ कर देंगे। कर भी सकते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि वो उसे आप कहें बरीउल ज़िम्मा करार दे दें। तो ये दोस्तों मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन आपकी खिदमत में पेश की इस केस के हवाले से कि इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो ऑफेंडर है उसने जो है वो जो डिज़ीज़ है वो कुछ अर्सा सरवाइव कर गया, तो क्या ऑफेंडर को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो क्रिमिनल एबिलिटी से फ्री हो जाएगा? इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने इस प्रोपोजिशन को अंडरस्टैंड किया होगा। दोस्तों, आज हम क्रिमिनल लॉ के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। Whether an accused can be singled out from the others, इसमें जो चीज़ डिस्कस करने जा रही है वो क्या है कि क्या किसी मुल्ज़म को सिंगल आउट किया जा सकता है ख़ास रिस्क से बचने के लिए, रूल ऑफ अबंडेंट कॉशन को सामने रखते हुए कि उसको सिंगल आउट कर लिया जाए। ये जो केस है जिस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि जनाब किसी मुल्ज़म को सिंगल आउट कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस डिस्कस हुआ है कि ये दोस्तों इट इज़ स्ट्राइट लॉ दैट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ falsis is unknown, falsis in omnibus. If the witness are disbelieved against one set of accused, their testimony can be accepted co other accused, yet under the principle of abundant caution and accused can be singled out from the others. अब दोस्तों इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो ये है कि जनाब अगर तो कोई ये समझता है कि ख़ास मुल्ज़म जो है वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम धरा गया है, अगर मुल्ज़मान के एक गिरोह के ख़िलाफ़ जो है वो ये देखा जाता है कि ये जो गवाही दे रहे हैं, तो इसमें यह है कि विटनेस आर डिसबिलीव्ड अगेंस्ट वन सेट ऑफ एक्यूज्ड। अगर एक्यूज मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ गवाहान ये कहते हैं कि ये शामिल नहीं है जुर्म में, देयर टेस्टिमनी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड को अदर एक्यूज्ड, तो फिर ये है कि उनका जो हल्फ है, उनका जो बयान है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ अबंडेंट कॉशन जो है वो देखा जाएगा।
ये चीज़ नरेट की गई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट में भी की गई। अब मैं जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें काफ़ी सारी जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो पिटिशंस आई हुई हैं। इसमें जनाब ये कहा गया है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंट कॉशन एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम दी अदर्स, कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम ना धर दिया जाए, तो आप किसी मुल्ज़म को किसी को सिंगल आउट कर सकते हैं दूसरों से अलहदा कि ये कसूरवार है या ये कसूरवार नहीं है, इस एहतियात के तहत कि जनाब किसी को गलत तरीके से किसी में ना फंसा दिया जाए, यानी कि किसी बंदे को कसूरवार गलत ठहरा ना दिया जाए। अगर वाकई किसी ने कोई जुर्म करता नज़र आ रहा है तो तब उसको उसका ठहराया जाए, अगर उस लग रहा है कि ये उसने, लेकिन जो बाकी हमें नज़र आ रहा हो कि जनाब ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता, तो उसको हम फिर सिंगल आउट कर सकते हैं कि जनाब ये बंदा इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। इस चीज़ को इस जजमेंट में, लाहौर हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके अंदर ये देखा गया है कि फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। ये इसके अंदर जो मैक्सिम्स है वो डिस्कस की गई है। इट इज़ द लीगल प्रिंसिपल डैट विटनेसेस who testify falsely about one matter is not credible to testify about any matter। कि अगर मुल्ज़मान ने किसी एक मुल्ज़म के मतलब कहा है कि नहीं नहीं ये शामिल नहीं है और दूसरों के मतलब कह रहा है कि ये कसूरवार है, तो फिर उनकी दोनों बातों पर अमल नहीं, यकीन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसको नरेट जो किया है क्रिमिनल अपील नंबर 199788/2018 और क्रिमिनल अपील नंबर 211790/2018, उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन है 211791/2018, फिर मर्डर रेफरेंस है 179/2018। इसको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब ने इस केस को सुना। ये काफ़ी सारे केसेस हैं। ये मैंने आगाज़ में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से जजमेंट दी है, लेकिन जो तफसीलात बताई हैं मैंने आपको, जो ये क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल रिवीजन के नंबर दिए हैं, पिटिशंस के नंबर दिए हैं, अपील्स के नंबर दिए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है और जिन जज साहबान ने इसको फैसले को लिखा है वो भी मैंने उनके नाम भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि वेदर एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम द अदर्स। तो इसका जवाब ये है कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंट कॉशन एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम द अदर्स। ये दोस्तों मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन थी जिसको लेटेस्ट जजमेंट में बताया गया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि क्या डिले इन लॉजिंग द FIR इज सफिशिएंट टू डिसबिलीव द प्रोसिक्यूशन केस। प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो दुरुस्त नहीं माना जाएगा अगर FIR में डिले हो, नहीं कि FIR देर से दर्ज हुई है, तो फिर क्या हम कहेंगे कि जनाब ये प्रोसिक्यूशन ने जो केस किया है ये गलत है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि गुलाम यासीन वर्सेस स्टेट क्रिमिनल अपील नंबर 199788/2018, इमरान जफ़र वर्सेस स्टेट
वगैरह क्रिमिनल अपील नंबर 211790/2018, इमरान जफ़र वर्सेस गुलाम यासीन वगैरह क्रिमिनल अपील नंबर 211791/2018, मर्डर रेफरेंस नंबर 179/2018। ऑनरेबल जजेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस मलिक शहजाद साहब, शहजाद अहमद ख़ान साहब और जनाब मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब ने इन केसेस को सुना। ये सारे इकट्ठे केसेस हैं और ये एक जैसे थे, इसलिए इनको इकट्ठा किया गया है मुख्तलिफ केसेस को। तो जो प्रपोजिशन इसमें हम देख रहे हैं वो जो डिस्कस की है मैंने आपके सामने कि अगर FIR देर से दर्ज हुई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो क्या इज़ सफिशेंट टू डिसबिलीव द प्रोसिक्यूशन केस, क्या ये काफ़ी है बात के जनाब प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। We are conscious of the fact that mere delay in lodging the FIR is never considered sufficient to disbelieve the prosecution case. Honorable कोर्ट ये फरमा रही है कि हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं, कॉन्शियस हैं, अलर्ट हैं कि सिर्फ FIR में डिले होना इसका मतलब ये कुछ सफिशेंट कॉज नहीं है कि जनाब प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो गलत है। डिले इन लॉजिंग ऑफ द FIR ओनली पुट्स द कोर्ट ऑन नोटिस टू अंडरटेक क्लोज स्क्रूटनी ऑफ एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू अवॉइड फॉल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्यूज्ड। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा वो ये है कि जो डिलेइंग इन लॉजिंग ऑफ द FIR जो है वो सिर्फ हमें अदालत को ये चीज़ देखने में मदद करती है, अदालत ये इस चीज़ का नोटिस लेती है कि जो डिले हुआ है क्या इससे जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आया है उसमें कोई टू अवॉइड फॉल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्यूज, कि जो लेट FIR दर्ज होने से ये सिर्फ नोटिस करना होता है कि क्या इससे कोई ऐसे महरकात सामने आ रहे हैं कि गलत तौर पर एक्यूज को, मुल्ज़म को उसमें घसीटा गया है, शामिल किया गया है। ये चीज़ उन्होंने देखनी होता है। इफ़ एविडेंस रिकॉर्डेड इन कोर्ट अपीयर्स टू बी ट्रस्टवर्थी एंड कन्विंसिंग देन डिले इन लॉजिंग ऑफ द FIR कैन बी इग्नोर्ड। अगर जो एविडेंस जो हैं वो अदालत में पेश किए गए हैं उस काबिल एतबार हैं, काबिल एतमाद हैं और कन्विंसिंग हैं, उनको माना जा सकता है, तो फिर अगर डिले हुआ है ना FIR में तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कहना कि डिले इन लॉजिंग FIR इज़ नेवर कंसिडर्ड सफिशेंट टू डिसबिलीव द प्रोसिक्यूशन केसेस, ये बिल्कुल राइट बात है कि प्रोसिक्यूशन केस कोई सिर्फ इस बना पर डिसबिलीव नहीं किया जा सकता कि FIR देर से दर्ज हुई। हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के दोनों ऑनरेबल जजेस जनाब मलिक शहजाद अहमद साहब ने और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह करार दिया है कि ये देखना होता है कि क्या लेट अंदराज की वजह से अगर एविडेंस जो दिए जा रहे हैं वो दुरुस्त ट्रस्टवर्थी समझे जा रहे हैं, कन्विंसिंग समझे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कोई फॉल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्यूज्ड नहीं हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि हमारे यहाँ FIR दर्ज करवा दी जाती है और प्लान्ड, आप FIR देखेंगे बिल्कुल स्टीरियोटाइप होती है जी, मैंने फ़लाँ बंदे को जाते हुए देखा, उस वक़्त मेरे 2 बंदे मेरे साथ ये थे, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, उन्होंने भी देखा और उस वक़्त जनाब ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या जब पेश आया तो हमने उस वक़्त ये देखा कि इस जो है वो मुल्ज़मान जो थे उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, तो ये 2 लोग भी देख रहे थे कि ये क्या हुआ, तो ये जनाब उन्होंने उस वक़्त ललकारा मारा, ये गोली मारी, ये सोटा, यानी कि ये हमारे यहाँ FIR जो है वो बड़ी प्री प्लान्ड बनाई जाती है ताकि बंदा किसी तरह फंस जाए। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है वो ये है कि एक बंदे का अगर कसूर है ना
तो आपने उसके पूरे ख़ानदान को नॉमिनेट कर देना। ख़ास तौर पर औरतों को भी एफआईआर में नॉमिनेट किया जाता है ताकि ये बंदा जो है ना वो खूब जो है ना धक्के खाए। गोया कि हमारी जो सोसाइटी है, कहने को तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो कम अज़ कम 99% 98% मुसलमान ही हैं, उसके बावजूद जो लिटिगेशन हमारी इतनी ज़्यादा है उसमें ये अमल कार फरमा है कि झूठे केस, झूठी गवाहियाँ की जाती हैं। पता है कि अदालतों में इंसाफ मिलते हुए बहुत टाइम लग जाना है, इसलिए जो जिसका नाम लिया जा सकता है, इसको फंसाया जा सकता है, इसे फंसाया जाए। इसलिए लोग थाने कचहरी से डरते हैं और यही सोचते हैं कि हमें इन चक्करों में ना पड़ा जाए। तो बहरहाल हमने ये कंक्लूड किया अपनी इस गुफ्तगू में, जिसको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो कहा है कि डिले इन लॉजिंग द एफआईआर इज नेवर कंसिडर्ड सफिशिएंट टू डिसबिलीव द प्रोसिक्यूशन केस। दोस्तों, ये हमने आपकी खिदमत में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन पेश की। इशू जो है वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन कैन बी मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन, कि अगर किसी प्राइवेट शख्स के सामने नज़ई बयान, मरते वक़्त बयान जो है वो मकतूल ने दिया है, तो क्या उस पे मुल्ज़म को सज़ा हो सकती है। इसको डिस्कस किया गया मर्डर रेफरेंस नंबर 179/2018 में, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 21179/2018 में, इसी तरह क्रिमिनल अपील नंबर 21179/2018 में लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सुना और ऑनरेबल जजेस जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब ने इस केस को सुना था, जिसमें ये प्रोपोजिशन जो मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ कि जनाब, प्राइवेट शख्स के सामने अगर कोई बयान दिया गया हो, नज़ई बयान, मरते वक़्त बयान दिया गया हो, तो क्या इस बेस पर मुल्ज़म को सज़ा हो सकती है। दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन विच इज़ फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस and the person before whom such dying declaration was made was examined, such declaration can be made basis of conviction। अगर मरते वक़्त जो मकतूल का जो बयान था वो किसी प्राइवेट शख्स के सामने दिया था, जिसका कोई लेना देना इस केस के साथ नहीं था, ना वो मुल्ज़मान का कोई रिश्तेदार था, ना वो कोई मुल्ज़मान का मुखालफ था, ना वो जो मुद्दईयान है, जो फौत होने वाला बंदा, कत्ल होने वाला बंदा, उनका कोई इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक़ था, यानी इंडिपेंडेंट था बंदा वो। तो उसके बयान के वो अगर कहता है जी मेरे सामने ये सारा कुछ डाइंग डिक्लेरेशन उसने कहा था, तो उसकी बेस पे उसकी सज़ा डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पर दी जा सकती है। Dying declaration are those statements which are made by the victims of homicide offences as to the cause of their death. The law pertaining to dying declaration is embodied in Article 46 of Kanun Shahadat Order 1984, which is the reproduction of Section 32 of the Indian Evidence Act 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 32 और हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है उसका आर्टिकल 46 जो है, ये डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स जो हैं इनको जो है वो डील करता है। जो इंडियन है लॉ, द लेटर लॉ वाज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान टिल इट्स सब्स्टिट्यूशन बाय द फॉर्मर। 1984 में कानून शहादत ऑर्डर आया, उससे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट चलता था 1872 का, जो इंडिया में चल रहा है। द लॉ स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट ऑफ डाइंग मैन इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। कानून ये कहता है दोस्तों कि जो डाइंग मैन है, मरता हुआ शख्स है, मरने लगा है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो उसको माना जा सकता है, एडमिसिबल है बतौर गवाही। इट डज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ इट्स एविडेंट्री वैल्यू।
This dimension has been amply dealt with the case law. There is no dearth of decisions of the superior courts, both in Pakistan and India, which have discussed the issue of evidentiary value of dying declaration and its exact place in prosecution's evidence. This richness of case law, the propensity of human being to attach great importance to the statement of dying man, as it is assumed that a man in such a situation would not tell lies or fabricate stories to implicate innocent person. जो इंडिया पाकिस्तान के केस लॉ का, क्योंकि जाहिर है कि ये एक ही मुल्क था पहले, तो इसका जो हवाला दिया जा रहा है कि ये बात समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है कि मरता हुआ शख्स जो है वो झूठ नहीं बोलता और उसे क्या ज़रूरत है फैब्रिकेट स्टोरी बनाने की, जबकि उसे पता हो कि अब वो इस दुनिया से जा रहा है. एट द सेम टाइम, taking in view this natural tendency, the superior courts always tend to caution the subordinate courts that dying declaration should be subjected to close scrutiny and viewed in their attending circumstances. इसके बावजूद दोस्तों जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं वो हमेशा ये ख्याल करती हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हमेशा ये कहती हैं सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट्स को ख़ास तौर पर, कि ये बात जहन में रखें जब आपने डाइंग डिक्लेरेशन के तहत जो है किसी को सज़ा देनी है तो आप फिर उस वक़्त के जो हालात वाक़यात हैं, जो फिज़िकल सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो सर्कमस्टेंशली जो हालात वाक़यात हैं, उसको पेश नज़र ज़रूर रखना है कि किन हालात वाक़यात के तहत वो बंदा जो है उसको वो लगी, ज़रब लगी या वो मर रहा है और उस वक़्त वो बयान दे रहा है, उस वक़्त क्या सूरत हाल क्या थी. अब यहाँ पर दो बातें आ गई. एक तरफ ये कहा गया कि जनाब मरते हुआ बंदा तो झूठ नहीं बोल सकता, उसे क्या ज़रूरत है कि वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बनाता रहे. दूसरी तरफ ये बात सामने आई कि जनाब उसके बावजूद ये देखें, जब आपने डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पर किसी को सज़ा देनी है तो आपने स्क्रूटनी करनी है एंड व्यूड करना है सर्कमस्टेंसेस को, हालात वाक़यात को, शवाहद को देखना है. दोस्तों, general principle regarding the evidentiary value of dying declaration is that it can form the sole basis of conviction without further corroboration from independent sources. जो आम असूल तो यही है डाइंग डिक्लेरेशन का कि इसको माना जाना है, फर्दर कॉरपोरेशन नहीं होनी, इसके ऊपर जिरा नहीं होनी इस बात के ऊपर. दिस प्रिंसिपल हैज़ कंसिस्टेंटली बिन यूनिकेटेड बाय द कोर्ट्स फॉर डेकेड्स. कई दहाइयों तक अदालतें इसी बात को मानती रहीं, इसी पर कायम रहीं. इन वन ऑफ द प्री पार्टीशन केस इन री गुरुसामी 1940, Sir Lionel Leach, Chief Justice presiding over the full bench of Madras High Court, observed that it is not possible to lay down any hard and fast rule when a dying declaration should be accepted, beyond saying that each case must be decided in the light of the other facts and the surrounding circumstances. But if the court, after taking everything into consideration, is convinced that the statement is true, it is the duty to convict, notwithstanding that there is no corroboration in the true sense. तो जनाब ये हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि गुरुसामी 1940 केस था. सर लॉयनल लीच चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग कर रहे थे फुल बेंच मद्रास हाई कोर्ट को. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाना, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको लाजमी माना जाए. बियॉन्ड सेइंग दैट ईच केस मस्ट बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ
द अदर फैक्ट्स एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, हर केस को उसके हालात व वाक़यात, शवाहद जो वाक़याती शहादतें हैं उसके मुताबिक उसको देखा जाना ज़रूरी है। देर आर डिसीजंस ऑफ अदर हाई कोर्ट्स डिलीवर्ड इन प्रॉक्सिमिटी टू द अबव केस, जो हमने अभी डिस्कस किया उसके करीब करीब ही ये केस है, वेयर इन द सेम प्रिंसिपल आज अप हेल्ड मोहम्मद आरफ 1941। ये मोहम्मद आरफ 1941 का केस है और गुलाबरो कृष्ण जी 1945 का केस है। ये रेफरेंस हैं इंडियन कोर्ट्स के। दोस्तों, the same pattern of pronouncing the conviction on the sole evidence of uncorroborated dying declaration has been followed by the judiciary in Pakistan। यही पाकिस्तान की जुडिशरी में भी यही फॉलो किया जाता रहा है। इन वन ऑफ द फेमस केस अब्दुल राज़िक 1964, Abdul Razak, the Peshawar High Court affirmed this principle in an indirect manner by stating that it has now been irrevocably held that it cannot be laid down as an absolute rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis of the conviction unless it is corroborated. This court further observed that a dying declaration can be relied upon without jeoparding the justice when the court is fully convinced of its truthfulness and genuineness. To arrive at this decision, the court referred to the Judicial Committee of Privy Council that held in 1937 that a dying declaration may by itself sustain a conviction provided it is found to be reliable। तो इसमें यह है कि जनाब, ये जो मैंने आपको पाकिस्तान की जुडिशरी का अब्दुल रज़ाक का 1964 के केस का पेशावर हाई कोर्ट का फैसले का बताया, इसमें भी यही कहा गया, it has now been irrevocably held that it cannot be laid down as an absolute rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis। यानी कि आपने हालातों वाक़यात को इसमें ज़रूर देखना है। जब यही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जिसकी मैंने आपके सामने बात की है 1964 का अब्दुल रज़ाक वाला, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, 1965 में आया, तो चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस थे। उन्होंने जनाब मेड सम वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस। It was observed by him that believing or disbelieving dying declaration is not an exercise in application of law, rather it is an application of simple human judgment। उन्होंने कहा जनाब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आपने डाइंग डिक्लेरेशन को मानना है या नहीं मानना, बल्कि ये आपका ह्यूमन जजमेंट है, सिंपल ह्यूमन जजमेंट। उन्होंने कहा thus whatever manner is followed to a certain veracity of any statement in a court, that manner ought to be pursued in this manner, in this matter as well. The CJ stated that the statement of dying men should not be believed if they happen to be inconsistent with physical and surrounding circumstances, as it would be going against the safe dispensation of justice। तो उन्होंने कहा जनाब सिर्फ आपने डाइंग डिक्लेरेशन पर नहीं, बल्कि जो वाक़यात हैं, हालातों वाक़यात है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस वक्त ये बयान दिया जा रहा है, जब ये वकूआ हुआ है, आपने उसके फ़िज़िकल भी और सर्कमस्टेंशनल हालातों वाक़यात जो हैं और वो जो वहाँ पर वकूआ हुआ उसको पेश नज़र रख कर आपने डाइंग डिक्लेरेशन को मानना है। दोस्तों, द अबव रूल इज़ similar to the one laid down by the court in Guruswamy 1940। ये गुरुस्वामी का केस था 1940 का, उसमें भी यही बात की गई, that court must of course fully convinced of the truth of the statement and naturally it could not be fully convinced if there were anything in other evidence or in the surrounding circumstances to raise suspicion as to credibility। कि अगर अदालत इस बात पर राजी थी कि अगर स्टेटमेंट कुछ और है और जो हालातों वाक़यात कुछ और हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है कि उसको उसके अंदर क्रेडिबिलिटी पे शक पड़ता है। देयरफॉर द जनरल रूल दैट अनकॉर्पोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन मे
form a sole basis of conviction is subject to a cautionary proviso that such statement must be scrutinized in the physical and surrounding circumstances of each case. दोस्तों, आज की हमने इस गुफ्तगू में बहुत इम्पॉर्टेंट अंदाज में, बड़े बेहतर अंदाज में कोशिश की कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस करें। आगाज़ हमने जो किया था वो लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले से किया था, जिसमें मर्डर रेफरेंस भी है, क्रिमिनल अपील भी है, क्रिमिनल रिवीजन भी है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, इशू ये था कि डाइंग डिक्लेरेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अहमियत होगी, which is free from influence, and the person before whom such dying declaration was made was examined. Such declaration can be made basis of conviction, उसमें सज़ा हो सकती है। लेकिन मैंने आपकी खिदमत में जैसे अर्ज़ किया कि इसमें आप ये देखेंगे, फैसला करते वक्त ये देखना है कि जनाब जो फैसला करते वक्त एलिमेंट्स हैं कि क्या जो शवाहद हैं, फिज़िकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो उनको अपने मद्देनज़र इस पर लाजमन रखना है ताकि ये जान की जा सके कि डाइंग डिक्लेरेशन जो था वो दुरुस्त था। ये प्रपोजिशन दोस्तों हमने आपकी खिदमत में पेश की।